हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग देखेंगे बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा में हम लोग को बुलियन लॉज पढ़ना है, बुलियन ऑपरेटर को देखेंगे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, लॉजिक गेट विथ ट्रूथ टेबल, कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म को भी देखेंगे। तो ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो CUET PG MCA या फिर MTech एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर बिहार स्टेट, KBS, NVS, DSSB, TGT PGT या जो BPSC टीचर का एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आपके फ्रेंड इससे रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को, इस सीरीज आप उन तक भी शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा क्या होता है कि बुलियन अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स है जो डिजिटल गेट्स या फिर सर्किट को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। मींस जो डिजिटल सर्किट होता है वो डिजिटल गेट से ही बना होता है। तो यहाँ पे जो भी हम सर्किट डिजाइन करेंगे वो डिजिटल गेट के थ्रू ही करेंगे, और जो इसमें रूल अप्लाई होगा वो बुलियन अलजेब्रा का होगा। और बुलियन अलजेब्रा एक तरह का मैथमेटिक्स के रूल पे ही काम करता है। तो इसमें मैथमेटिक्स का जितने भी बेसिक रूल हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वही रूल में बुलियन अलजेब्रा में यूज होगा। इसलिए बुलियन अलजेब्रा का जो डेफिनेशन है वो है कि बुलियन अलजेब्रा इज अ मैथमेटिक्स वी यूज टू एनालाइज डिजिटल गेट एंड सर्किट्स। नेक्स्ट पॉइंट है लॉजिकल सिंबल 0 and 1 being used to represent a digital input और आउटपुट। मीन्स बुलियन अलजेब्रा जो है इसमें जो हमारा नंबर सिस्टम यूज होता है वो बाइनरी होता है। मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम को ही यूज करके बुलियन अलजेब्रा को डिजाइन किया गया है, क्योंकि जो बुलियन अलजेब्रा है वो कंप्यूटर के लिए लॉजिक बनाता है। तो कंप्यूटर में जो भी इनपुट या फिर आउटपुट होता है वो डिजिटल सिग्नल के रूप में दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बाइनरी नंबर को ही यूज किया जाता है, और बाइनरी नंबर में 0 and 1 होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो सिंबल यूज होगा वो 0 and 1। 0 का मतलब सिग्नल को ऑफ समझेंगे और 1 का मतलब सिग्नल को ऑन समझेंगे। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है डिजिटल इनपुट देने में या फिर डिजिटली आउटपुट पाने में। नेक्स्ट पॉइंट है द वेरिएबल यूज्ड इन द बुलियन अलजेब्रा ओनली हैव 1 or 2 पॉसिबल वैल्यू 0 and 1। इसी चीज को यहाँ पे दिया गया है कि जो बुलियन अलजेब्रा है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि यह बाइनरी नंबर को यूज करता है और बाइनरी नंबर में 0 और 1 ही होते हैं। इसलिए बुलियन अलजेब्रा में भी सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं, 0 and 1। तो इसमें जो लॉजिक बनेगा वो 0 और 1 के रिस्पेक्ट में ही बनेगा। तो इस तरह से बुलियन अलजेब्रा काम करता है। बुलियन अलजेब्रा का जो सब टॉपिक है इसमें हम लोग देखेंगे बुलियन लॉ, बुलियन ऑपरेटर, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, लॉजिक गेट, उसका ट्रूथ टेबल। तो नेक्स्ट देख लेते हैं बुलियन अलजेब्रा का जो लॉ है या फिर थ्योरम है वो क्या क्या है। तो यहाँ पे जो लॉ या फिर थ्योरम सेम ही चीज को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहला थ्योरम है वो आइडेम्पोर्टेंट लॉ है। आइडेम्पोर्टेंट लॉ बोलता है कि अगर कोई इनपुट A है और दूसरा इनपुट भी A है, मीन्स दोनों इनपुट सेम है और वह प्लस से, प्लस मतलब कि और गेट यहाँ पे यूज होगा, और डॉट मतलब एंड गेट यहाँ पे यूज होगा। तो इस तरह से दोनों इनपुट A रहे तो इसका जो आउटपुट है वो सेम ही A ही आएगा, यानी हम इस दोनों A के बदले सिर्फ सिंगल A लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसी में बता रहा है कि अगर 2 इनपुट है और वह एंड से जुड़ा हुआ है, एंड गेट को फॉलो कर रहा है, तो इसका भी आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ A आएगा। सेकंड थ्योरम है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ बोलता है कि 0 में अगर किसी भी इनपुट को ऐड करें तो वो सिर्फ और सिर्फ A ही आएगा। मीन्स जो भी हम ऐड कर रहे हैं वही आउटपुट भी आएगा। जैसे एग्जांपल से समझे कि 0 + A है और हमें A ही आना है आंसर, तो यहाँ पे अगर हम 0 में किसी भी डिजिट को ऐड करें तो जो ऐड कर रहे हैं डिजिट वही मेरा आंसर होगा। मीन्स अगर यहाँ पे 0 ऐड करें तो यहाँ पे 0 आएगा, और 0 + 1 करें तो यहाँ पे 1 आएगा। मीन्स 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है। तो इस तरह से ये जो इनपुट दिए हैं इस पे डिपेंड कर रहा है आउटपुट, तो इसलिए इसे आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। सेम एज जो 2 इनपुट है वो एंड गेट से जुड़ा रहे तो उसका भी जो आंसर है वो A ही आएगा। नेक्स्ट 3 नंबर थ्योरम है, इसमें है डोमिनेंट लॉ। डोमिनेंट लॉ बोलता है कि 1 में अगर किसी भी इनपुट को प्लस करें, मीन्स और करें, तो उसका जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। मीन्स इस 1 पे डोमिनेट कर जाएगा। मीन्स 1 है पहले से और इसमें हम किसी भी इनपुट को ऐड कर रहे हैं, मीन्स अगर 0 ऐड करें या फिर 1 ऐड करें तो इसका जो आंसर है वो 1 ही आएगा। यानी 1 + 0 1 ही होता है, और 1 + 1 बुलियन अलजेब्रा में 1 ही होता है। इस तरह से और गेट काम करता है
डोमिनेंट लॉ में। सेम एज जो एंड यहाँ पे दिया हुआ है, मीन्स जीरो में अगर किसी भी इनपुट को एंड करते हैं, मीन्स ए के जगह पर अगर हम जीरो रखें या फिर ए के जगह पर 1 रखें, इसका जो आंसर है वो जीरो ही आएगा। मीन्स इस जीरो पे डोमिनेंट कर रहा है इस एंड के चलते, ठीक है, इसलिए डोमिनेंट लॉ ये दोनों को कहते हैं। नेक्स्ट लॉ है 4 नंबर, जिसमें कॉम्प्लीमेंट लॉ है। कॉम्प्लीमेंट लॉ कहता है कि अगर दो इनपुट है और दोनों इनपुट एक दूसरे का अपोजिट है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट है, तो उसका जो आंसर है वो और में, और गेट पे 1 हो जाएगा और एंड गेट पे 0 हो जाएगा। 5th नंबर थ्योरम, इसमें है निगेशन लॉ। निगेशन लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी इनपुट पे हम डबल निगेशन लगा दें, यानी ए पे हम डबल निगेशन लगाएं, डबल बार लगाएं, डबल कॉम्प्लीमेंट लगाएं, तो इसका जो आंसर है वो ए ही आता है। मीन्स डबल कॉम्प्लीमेंट है सो कैंसिल आउट हो जाता है एक दूसरे से, इसलिए यहाँ पे जो इसका आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ ए आएगा। नेक्स्ट थ्योरम है 6 नंबर, जिसमें है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है कि अगर कोई इनपुट है और वह और गेट से जुड़ा हुआ है और हम इस पूरे में निगेशन अगर लगाएं, तो इसमें जो इनपुट है और जो गेट है वो सभी पे निगेशन लगेगा। मीन्स ए पे भी निगेशन लगेगा, इस ऑपरेटर पे भी निगेशन लगेगा और इस बी पे भी। मीन्स ऑपरेंड पे भी निगेशन लग रहा है और ऑपरेटर पे भी निगेशन लग रहा है। यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर आएगा वो निगेशन ए आएगा। प्लस में अगर हम निगेशन करेंगे तो डॉट हो जाएगा, उसके बाद बी में निगेशन करेंगे तो निगेशन बी होगा। तो इस तरह से आंसर देता है डी मॉर्गन्स लॉ। उसी तरह से नेक्स्ट में अगर देखिए कि ए डॉट बी है और इसमें हम निगेशन लगा रहे हैं, तो निगेशन सारा में यहाँ पे लगेगा। मीन्स ए में भी लगेगा और डॉट में भी लगेगा। डॉट में जब निगेशन लगता है तो वो प्लस हो जाता है। मीन्स एंड का और का एंड होता है निगेशन। तो यहाँ पे निगेशन ए प्लस निगेशन बी, इस तरह से इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट थ्योरम 7 नंबर है, जिसमें एब्जॉर्प्शन लॉ है। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या है कि अगर कोई भी इनपुट और से जुड़ा हुआ है और उसी में सेम इनपुट किसी दूसरे इनपुट से एंड से जुड़ा हुआ है, तो जो सेम इनपुट और से जुड़ा हुआ है वही उसका आंसर आ जाएगा। मीन्स ए है सो और से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो है सो ए डॉट बी, मीन्स ए एंड बी यहाँ पे है, जिसमें ए कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल ए होगा। तो इसलिए जो ए यहाँ पे इनपुट दिया गया है, जो यहाँ पे डोमिनेंट कर रहा है, डोमिनेंट कहने का मतलब कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ए है, तो ए पे यहाँ पे सारा वैल्यू स्विच कर जाएगा। मीन्स ए है सो एब्जॉर्ब कर लेगा सभी को, इसलिए इसका जो आंसर है ए होगा, सिंगल ए। इसी तरह से अगर ए डॉट है और यहाँ पे भी जो ए का नंबर है वो ज्यादा है, इसलिए इसका यहाँ पे आंसर जो है वो सिंगल ए हो जाएगा। तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन थ्योरम काम करता है। नेक्स्ट है 8 नंबर थ्योरम, जिसमें कॉम्यूटेटिव लॉ है। कॉम्यूटेटिव लॉ में बोलता है कि a प्लस बी या फिर उसे b प्लस ए, मीन्स उल्टा सीधा एक समान, मीन्स a प्लस बी करें या फिर b प्लस ए करें। अगर हम नंबर लें तो 2 प्लस 4 या फिर 4 प्लस 2, दोनों का आंसर जो है सो 6 ही आएगा। इसलिए ये दोनों को उल्टा सीधा भी किसी भी तरह से अगर हम एडिशन करें तो कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो इस तरह के लॉ को कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ में एक और है कि अगर कोई भी मल्टीप्लाई से, मीन्स एंड से जुड़ा हुआ हो, तो उसे भी हम किसी भी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करें तो उसमें भी कोई अंतर नहीं होगा। मीन्स a इंटू बी करें या फिर b इंटू ए करें, दोनों आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर थ्योरम, जिसमें एसोसिएटिव लॉ है। इसमें भी सेम उसी की तरह है, बस यहाँ पे दिया गया है ब्रैकेट लगाने का। मीन्स अगर कोई भी एक से ज्यादा इनपुट है और वहां पे सेम ऑपरेटर से ज्वाइन है सारा ऑपरेंड, तो वहां पे किसी भी तरह से हम ब्रैकेट लगा करके उसका हम प्रायोरिटी बढ़ा दें तो भी उसका आंसर सेम ही आएगा। मीन्स यहाँ पे a प्लस बी को पहले ऐड कर लें या फिर b प्लस सी को ऐड कर लें, दोनों का जब कंप्लीट आंसर निकालेंगे तो दोनों का सेम आएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कि एक से ज्यादा यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पे जो ऑपरेटर लगा हुआ है वो एंड है और यहाँ पे भी एंड है। मीन्स सभी जगह पे एंड ही ऑपरेटर लगा है, मीन्स सेम तरह का ऑपरेटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम किसी भी तरह से हम प्रायोरिटी बढ़ाएं ब्रैकेट लगा करके तो सेम ही आंसर आएगा। इस तरह से एसोसिएटिव लॉ काम करता है। लास्ट है 10 नंबर लॉ, जिसमें है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें बोला जा रहा है कि अगर एक से ज्यादा इनपुट दिया हुआ है और जो इनपुट दिया हुआ है वो डिफरेंट ऑपरेटर से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें साथ ही साथ ब्रैकेट भी लगा हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई बाहर है और वह डॉट से जुड़ा हुआ है तो ये ब्रैकेट में दोनों में मल्टीप्लाई हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये दोनों में मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि जो ब्रैकेट दिखाता है वो एक मल्टीप्लाई का ही सूचक है। मीन्स ए डॉट यहाँ पे एक साथ काम करेगा और यहाँ पे ए प्लस एक साथ काम करेगा, तो यहाँ पे ए डॉट इस दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मीन्स ए डॉट बी और बीच में प्लस है तो प्लस ही यहाँ पे भी रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे प्लस।
इसके बाद ए डॉट सी हो जाएगा, ए डॉट सी हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए तो सेम एज ए प्लस बी, ये दोनों एक साथ हो जाएगा और बीच में डॉट था, डॉट रहने दिए और ए प्लस सी यहाँ पे हो गया। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम करता है। अगर आप देखें 6 नंबर जो डे मॉर्गन्स था सेम एज ए भी है और दोनों का जो फंक्शनैलिटी है वो सेम ही काम करता है। बस यहाँ पे जो है ऑपरेटर वो चेंज नहीं होता है, यहाँ पे ऑपरेंड चेंज होता है, यानी ऑपरेंड एक साथ किया जाता है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो 10 लॉ या फिर थ्योरम दिया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा मीन्स एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा आपके पास, उसे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बोला जाए क्वेश्चन में, तो आपको यही लॉ या फिर थ्योरम अप्लाई करके उसे सिंप्लीफाई करना होगा। इसलिए यहाँ पे जो 10 लॉ दिया गया है उसे आप याद कर लेंगे, इसे प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपको जब सिंप्लीफाई करना हो तो वहाँ पे इजी हो यूज करने में। तो इतना हो गया बुलियन लॉ। नेक्स्ट देखते हैं बुलियन ऑपरेटर। बुलियन ऑपरेटर जो है वो मेनली 4 टाइप का है। मीन्स जो बेसिक बुलियन ऑपरेटर है वो 4 टाइप्स के हैं, जिसमें एंड है, और है, नॉट है और जोर है। इसी के कॉम्बिनेशन से 2-3 और भी गेट बना सकते हैं, जैसे नैंड, नॉर, एक्स नॉर। तो हम लोग देखते हैं कि उसको किस तरह से कर पाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या है कि इसका जो डेफिनेशन है उसे देखें तो एंड ऑपरेटर इज अ वन इफ एंड ओनली इफ ऑल ऑपरेंड मीन्स एलिमेंट आर वन। मीन्स इसका कहने का मतलब है कि एंड ऑपरेशन जो है सो वन तभी होगा जब सारा ऑपरेंड वन हो जाए। मीन्स यहाँ पे जब हम इनपुट दे रहे हैं तो मान लीजिए ए बी सी डी इस तरह से इनपुट 4 इनपुट है हमारे पास और सारा इनपुट में 1 रहे, मीन्स सारा इनपुट 1 हो जाए, तभी हम इसका जो आउटपुट है वो 1 लिख सकते हैं एंड ऑपरेटर के जरिए। जैसे इस टेबल में देखें जो ट्रूथ टेबल है जिसमें लिखा हुआ है ए बी, ए में देखिए यहाँ पे 0 आया, बी में 0, तो इसका जो है आउटपुट वो 0 आ गया। यहाँ पे ए में 0, बी में 1, तो इसका आउटपुट 0, ए में 1, बी में 0, तो इसका आउटपुट 0, और लास्ट में है ए में इनपुट 1 और बी में 1, यहाँ पे 1। यानी इस चीज को आपको याद रखना इजी हो सकता है, इसलिए इसी चीज को बोल रहा है एंड ऑपरेटर के डेफिनेशन में कि सारा इनपुट 1 होना चाहिए, तभी एंड ऑपरेशन 1 हो सकता है। अदरवाइज अगर एक भी इनपुट 0 होगा तो उसका आउटपुट टोटली 0 हो जाएगा। अगर हम इस 4 ऑपरेंड में एक भी में अगर 0 कर दिए, मीन्स मान लीजिए यहाँ पे 1 है और इस सी में 0 कर दिए, डी 1 है, तो इसका जो आउटपुट है वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये 1 तभी होगा जब सारा ऑपरेंड में इनपुट 1 होगा, तभी इसका आउटपुट 1 आएगा। इसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन का बात करें तो इसे जो लिखा जाता है वो डॉट ऑपरेटर के जरिए लिखा जाता है, मीन्स ए डॉट बी। और इसका लॉजिकल डिजाइन का बात करें तो इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से है कि 2 इनपुट यहाँ पे दे रहे हैं और यह इस तरह के डी फॉर्म में बनाएगा सर्किट और यहाँ से आउटपुट निकलेगा। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए सर्किट में हम इस तरह से डिजाइन को यूज करते हैं और रिप्रेजेंटेशन के लिए ए डॉट बी लिखते हैं। तो इतना आपको पॉइंट याद होना चाहिए कि एंड ऑपरेटर जो होता है वो 1 तभी देता है जब सारा इनपुट 1 होगा, और इसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ए डॉट बी मीन्स डॉट जहां पे भी देखें तो आप उसे एंड समझेंगे, और इसका लॉजिकल डिजाइन कुछ इस तरह से होता है। तो ये हुआ एंड ऑपरेटर। नेक्स्ट है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में डेफिनेशन है और ऑपरेशन इज 0 इफ एंड ओनली इफ ऑल ऑपरेंड्स यानी एलिमेंट्स आर 0। सेम एज एंड के जैसा ही है कि वहां पे बोल रहा है कि सारा इनपुट 1 होना चाहिए तब वो 1 होगा। यहाँ पे मीन्स और ऑपरेटर में है कि सारा इनपुट 0 होगा तभी वो 0 होगा। अगर एक भी 1 किसी भी इनपुट में आ गया तो इसका आउटपुट जो है सो 1 हो जाएगा। मीन्स मान लीजिए कि आपके पास 4 इनपुट है ए बी सी डी और यहाँ पे सारे में 0 है, तभी इसका जो ऑपरेशन है वो 0 हो सकता है। अगर हम किसी में भी इनपुट 1 लिख दिए, मीन्स यहाँ पे 1 लिख रहे हैं बी में और बाकी में 0 कर रहे हैं, तो एक भी अगर 1 आ जाए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। मीन्स आउटपुट में 1 आएगा और ऑपरेटर में। अगर हम इसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन का बात करें तो इसे प्लस के द्वारा लिखा जाता है, मीन्स ए प्लस बी। और इसका लॉजिकल डिजाइन का बात करें तो इसे कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि 2 इनपुट हम यहाँ पे दे रहे हैं ए और बी के लिए, और इसे हम कुछ इस तरह से कर्व से डिजाइन कर रहे हैं और यहाँ पे आउटपुट निकलेगा। तो इस तरह के डिजाइन को हम समझेंगे कि और गेट है, यानी और गेट को हम इस तरह से लॉजिकल डिजाइन में बनाते हैं। तो और ऑपरेटर जो है सो प्लस से इंडिकेट करता है और गेट इस तरह के डिजाइन से इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर जो है सो इन्वर्टर के जैसा काम करता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉट ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर एंड डिनोटेड एज
ए बार या फिर ए डैश। यहाँ पे ट्रूथ टेबल इसका देखें तो ट्रूथ टेबल में भी लिखा हुआ है कि ए में अगर 0 गया तो इसका आउटपुट है सो 1 आ जाएगा, अगर 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा। मीन्स इसको इन्वर्ट कर दे रहा है, मीन्स इन्वर्टर के जैसा अपोजिट इसका लिख रहा है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, 0 का 1 और 1 का 0। इस तरह से नॉट ऑपरेटर काम करता है। अगर हम इसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन देखें ऑपरेटर का, नॉट ऑपरेटर का, तो इसे कॉम्प्लीमेंट के द्वारा लिखा जाता है। मीन्स ए बार को ए कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, या फिर ए डैश बोल सकते हैं, या फिर निगेशन ए। इसका लॉजिकल डिजाइन को देखें, मीन्स लॉजिक गेट, तो इसमें जो इनपुट है वो सिंगल इनपुट होता है, इसमें एक से ज्यादा इनपुट नहीं हो सकता है। और इसका जो डिजाइन है वो ट्रायंगुलर में होता है। ट्रायंगुलर के आगे एक सर्किल लगा दीजिए छोटा सा और आउटपुट निकाल दीजिए। तो इस तरह से नॉट गेट डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट है जॉर गेट। जॉर गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट गेट है, ये समेशन में यूज किया जाता है। मीन्स जहां भी हमें अगर सम करना हो तो वहां पे ये काम आएगा, खास करके बाइनरी समेशन यानी बाइनरी एडिशन। तो एक्सॉर ऑपरेशन का जो डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ है, एक्सॉर ऑपरेशन इज 0 इफ a इक्वल टू b एंड 1 इफ a इज नॉट इक्वल टू b। मीन्स a और b बराबर अगर जब हो जाए तो उसका जो आउटपुट है वो 0 आएगा। मतलब कि a में भी 0 और b में भी 0, तो इसका जो आउटपुट है वो 0 आएगा। इसका जो ऑपरेटर होता है उसे हम इंडिकेट करना चाहें तो कुछ इस तरह से होता है कि एक सर्किल होता है और सर्किल के बीच में प्लस का साइन होता है, यानी प्लस होगा वो सर्किल के बीच में होगा। तो इस तरह का ऑपरेटर को जॉर ऑपरेटर बोलेंगे। तो यानी 0 जॉर 0 हुआ तो 0 आ गया, और 1 जॉर 1 होगा तो भी 0 आ जाएगा। मीन्स इसका कहने का मतलब कि 0 तभी होगा जब सारा इनपुट बराबर हो जाए। सारा इनपुट बराबर मतलब सेम हो जाए। अगर डिफरेंट हुआ, अगर इनपुट डिफरेंट हुआ, मीन्स ए में 0 दे रहे हैं और बी में 1 दे रहे हैं, इसे जॉर कर रहे हैं तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। अगर ए में 1 दे रहे हैं और जॉर कर रहे हैं बी में 0 दे करके, तो यहाँ भी आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो जॉर ऑपरेटर का लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ए जॉर बी इस तरह से होता है। ए और बी यहाँ पे इनपुट दिए हैं जो ऑपरेंड है, और ऑपरेटर में यहाँ पे प्लस सिंबल है जो सर्किल से घिरा हुआ है। ठीक है। लॉजिकल डिजाइन अगर इसका देखें, मीन्स लॉजिक गेट देखें जॉर गेट का, तो इस तरह से होता है कि इसमें इनपुट अगर दिए 2 तो इसका कर्व यहाँ पे बनेगा, एक और कर्व बनेगा, इसमें इस तरह से कर्व बन करके आउटपुट आएगा। तो इसे हम क्या समझेंगे, जॉर गेट। जॉर गेट तो ये हुआ जॉर ऑपरेटर और जॉर गेट। आगे हम इसी में बात करें तो इसी में और भी गेट बनाया जा सकता है, जैसे नॉट गेट और एंड गेट को मिला करके नैंड गेट बनाया जाता है। अगर हमें नैंड गेट की जरूरत पड़े तो इसमें हम नॉट गेट और प्लस कर देंगे इसी में एंड गेट को, तो क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। तो नैंड गेट को हम इस तरह से बनाते हैं। अगर इसका भी आपको रिप्रेजेंटेशन देखना है, सेम एज उसी टाइप का होगा जो पहले हो रहा था। मीन्स एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन जानते हैं कि a डॉट बी होता है, तो इसे भी a डॉट बी लिख लेंगे, और इसमें नोट लगा हुआ है तो पूरे पे हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो ये बन जाएगा नैंड गेट का रिप्रेजेंटेशन। इसमें अगर हम लॉजिकल डिजाइन देखें तो सेम एज उसी जैसा होता है, उसी के जैसा होता है। मीन्स 2 इनपुट आया और यहाँ पे एंड गेट का साइन बना, और यहाँ पे हम 0 लगा रहे हैं क्योंकि यह नैंड गेट है, तो नॉट के लिए यहाँ पे 0 लगा रहे हैं, और यहाँ से हम आउटपुट निकालेंगे। तो ये मेरा डिजाइन जो है सो एंड गेट का हो जाएगा। इसी तरह से नॉर गेट का देखें, मीन्स नॉर गेट जो है सो नॉट प्लस और गेट से बनता है, जिसमें लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन सेम एज उसी टाइप से होता है a प्लस बी। नॉट गेट के लिए हम कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, मीन्स a प्लस बी का पूरा का बार लगाएंगे। इसका लॉजिकल डिजाइन देखें तो सेम एज उसी टाइप से होगा, और गेट का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, मीन्स डिजाइन बनाएंगे, और आगे हम एक सर्किल लगा देंगे और आउटपुट निकालेंगे, तो ये लॉजिक गेट बनेगा और गेट का। सेम अगर जॉर में बात करें तो इसके लिए भी एक होता है नॉट गेट लगा करके एक्स नॉर, इसमें नॉट प्लस जॉर होता है। इसमें भी अगर हम रिप्रेजेंटेशन का बात करें तो ए जॉर बी, और पूरे पे हम कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। इसका हम लॉजिकल डिजाइन देखें तो सेम एज उसी टाइप से बनाएंगे जो मेरे पास जॉर गेट का है। जॉर गेट का कुछ इस टाइप से होता है, और हम इसके आगे 0 लगा देंगे, मीन्स सर्किल लगा देंगे और आउटपुट निकाल देंगे। तो ये जॉर गेट का रिप्रेजेंटेशन और लॉजिक गेट हो गया, जिसमें हम लोग देखें एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, जॉर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट और एक्स नॉर गेट। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में ऑपरेटर प्रेसिडेंस कि किस तरह से हम बुलियन अलजेब्रा में ऑपरेटर प्रेसिडेंस को देखते हैं।
आप लोग सिंपल मैथमेटिक्स में पहले से जानते होंगे कि किस तरह से ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं वोडामास का रूल, जिसमें हम लोग पहले ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन इस तरह से हम लोग यूज करते थे। तो सेम एज यहाँ पे भी बुलियन अलजेब्रा में वही रूल यूज होता है, बस इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे जो पहला जो है प्रेसिडेंस उसको दिया गया है पैरेंथेसिस को, जिसे हम लोग ब्रैकेट यहाँ पे बोल रहे हैं। नेक्स्ट है नॉट को, जहां पे भी कॉम्प्लीमेंट लगा रहे उसे हम सेकंड प्रेसिडेंस देंगे। थर्ड में है एंड गेट, मींस जहां पे भी डॉट लगा रहे वहां पे हम थर्ड प्रेसिडेंस देंगे। जो लास्ट है यानी फोर्थ नंबर पे है वो और गेट है, यानी और गेट का प्रेसिडेंस होगा, यानी जहां पे भी प्लस ऑपरेटर लगा रहे तो उसको हम लास्ट में हम प्रेसिडेंस देंगे। तो इस तरह से ऑपरेटर प्रेसिडेंस काम करता है बुलियन अलजेब्रा में, और ये आपका तभी काम आएगा जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे होंगे बुलियन अलजेब्रा में, तभी ये आपका काम आएगा। और आप जानते हैं कि बुलियन अलजेब्रा में सिर्फ और सिर्फ जो इनपुट है वो 0 और 1 ही आ सकता है, इसलिए इसका प्रेसिडेंस कुछ इस तरह से है कि उसमें जो काम करता है जितना भी प्रेसिडेंस वो लॉजिक गेट पे ही काम करता है। मीन्स इसमें यूज होगा आपको लॉजिक गेट, जिसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, जॉर गेट, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल सर्किट। तो हम लोग जानते हैं कि जो डिजिटल सर्किट होता है वो लॉजिक गेट के कॉम्बिनेशन से ही बना होता है। तो अगर आपके पास किसी भी डिजिटल सर्किट को दिया जाए क्वेश्चन में तो किस तरह से उसे इंप्लीमेंट कर पाइएगा, यानी उसका आउटपुट किस तरह से निकाल पाइएगा। तो यहाँ पे देखिए कि 2 इनपुट दिया गया है और डिफरेंट यहाँ पे लॉजिक गेट लगाया गया है, उसके माध्यम से यहाँ पे आउटपुट आपको x में निकालना है कि x में क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि a जो है इनपुट सबसे पहले आ रहा है नॉट गेट के पास, तो नॉट गेट जो है सो यहाँ से इनपुट जब लेगा तो इसका आउटपुट a बार आ जाएगा। मीन्स ये जो a गेट है वो a को कॉम्प्लीमेंट कर देगा। b भी यहाँ पे आ रहा है नॉट गेट में, तो b भी यहाँ पे b को कॉम्प्लीमेंट कर देगा नॉट गेट। सेम एज ये दोनों जो है गेट वो आउटपुट दे चुका है। नेक्स्ट में जब पहुंचेंगे तो यहाँ पे लगा हुआ है एंड गेट, तो एंड गेट क्या करेगा, दोनों इनपुट को डॉट से सेपरेट कर देगा, मीन्स डॉट से कंबाइन कर देगा, a बार डॉट b बार, इस तरह से यहाँ पे आउटपुट आएगा। नेक्स्ट इसी के पैरेलल में चलें तो एक और एंड गेट लगा हुआ है जिसमें इनपुट जो है सो यहाँ से a आ रहा है और यहाँ से b आ रहा है, यानी ओनली a ओनली b। यहाँ से a एंड b यहाँ पे जाएगा तो a डॉट b हो जाएगा। अब देखिए जो लास्ट है हमारा यहाँ पे गेट वो है और गेट। और गेट में जब ये दोनों इनपुट आएगा तो सेपरेटली एक सिंगल कंपाउंड बन करके आएगा, मीन्स सिंगल टर्मिनल बन के आएगा, जो यहाँ पे लिखाएगा a बार डॉट b बार। ठीक है, ये सिंगल टर्म बन गया। दूसरा जो टर्म है a डॉट b, और जो यहाँ पे ऑपरेटर लगेगा ये दोनों के बीच में वो और के लिए प्लस हम लोग यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस यूज होगा। तो फाइनली मेरा यहाँ तक आंसर आ चुका है। x का वैल्यू जो होगा वो a बार डॉट b बार प्लस a डॉट b, इस तरह से यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिजिटल सर्किट का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। किसी भी सर्किट को अगर दिया जाए क्वेश्चन में तो आप स्टेप बाय स्टेप उसे आउटपुट निकालते चलिए, आपका इम्प्लीमेंटेशन जल्द से हो जाएगा। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल सर्किट में ही देखते हैं नैंड गेट और नॉर गेट। यहाँ पे हम लोग जानते हैं बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन बनता है इस पे कि कौन सा गेट है जो यूनिवर्सल गेट कहलाता है। तो हम लोग इसका आंसर देते हैं कि जो नैंड गेट है और नॉर गेट है इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो एक क्वेश्चन एक उठता है इसमें कि नैंड गेट और नॉर गेट को ही हम लोग यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर है कि नैंड गेट और नॉर गेट को ही यूनिवर्सल गेट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसी के मदद से हम बाकी जो हमारे पास बेसिक गेट है, बेसिक गेट कौन कौन है, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, जॉर गेट, एक्स नॉर गेट, ये जो गेट है यानी इसके अलावा जो हमारे पास गेट है वो हम बना सकते हैं। मीन्स नैंड गेट या फिर नॉर गेट के हेल्प से हम नॉट गेट भी बना सकते हैं, एंड गेट भी बना सकते हैं, और गेट भी बना सकते हैं, जॉर गेट और एक्स नॉर गेट भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है हर एक गेट के लिए वो अलग अलग है। मीन्स नैंड गेट को अगर हमें नॉट गेट बनाना हो, अगर हमारे पास नैंड गेट दिया हुआ है और उससे हमें नॉट गेट बनाना हो तो सिंगल नैंड गेट से हम नॉट गेट बना सकते हैं। उसी तरह से अगर हमारे पास 2 नैंड गेट है तो उससे हम एंड गेट बना सकते हैं, 3 नैंड गेट है तो और गेट बना सकते हैं, 4 नैंड गेट है तो जॉर गेट बना सकते हैं। उसी तरह से अगर हमें एक्स नॉर गेट बनाना रहे तो हमें 5 नैंड गेट की आवश्यकता होगी। सेम एज नॉर गेट में देखें तो यहाँ पे भी नॉट गेट को बनाने के लिए 1 गेट की
जरूरत पड़ रही है जो नॉर गेट है। एंड गेट बनाने के लिए 3 नॉर गेट का जरूरत पड़ेगा। और गेट बनाने के लिए 2 नॉर गेट का जरूरत पड़ेगा। जॉर गेट बनाने के लिए 5 नॉर गेट का जरूरत पड़ेगा। और एक्स नॉर गेट बनाने के लिए 4 नॉर गेट का जरूरत पड़ेगा। तो इस तरह से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि नॉर गेट एंड नैंड गेट यूज करके हम बाकी सारा गेट को किस तरह से बना रहे हैं और कितना हमें जरूरत पड़ रहा है गेट जिससे हम बना रहे हैं। मीन्स नैंड गेट कितना जरूरत पड़ रहा है या फिर नॉर गेट कितना जरूरत पड़ रहा है। तो इसमें क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए कि और गेट पूछा कि और गेट को बनाने के लिए कितना नैंड गेट का जरूरत पड़ेगा, तो आप आंसर वहां पे बता पाइएगा कि 3 यहाँ पे नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी और गेट को बनाने के लिए। तो इस टेबल को आप याद कर लीजिए। याद करने का एक सिंपल रूल है इसमें कि जो यहाँ पे बेसिक गेट है उसे आप इसी क्रम में याद रखिएगा। मीन्स नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, जॉर गेट और नॉर गेट। और नैंड जब आप लिखिए तो नैंड के सामने सिंपली 1 2 3 4 5 इस तरह से इसके सामने लिख दीजिए। और जब नॉर गेट लिखे तो उसमें एक स्विच करके लिखिए। मीन्स 1 3 2 5 4 इस तरह से यहाँ पे लिखिए तो इजिली आपको याद हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो इस टेबल को आप याद रखिएगा और इजिली आंसर कर पाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे पहला देखें कैनोनिकल फॉर्म जिसमें लिखा हुआ है ईच टर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन कंटेन ऑल इनपुट्स वेरिएबल इन ट्रू फॉर्म और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। मीन्स इसका कहने का मतलब है कि जो भी हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म होगा उसमें जो भी इनपुट होगा वो सारा प्रेजेंट होना चाहिए, या तो वो ट्रू में हो या तो उसका कॉम्प्लीमेंट में हो। यानी यहाँ पे हर एक टर्म का बात कर रहा है, यानी इस टर्म का बात कर रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे फंक्शन के रूप में 3 इनपुट आया है ए बी सी, तो जो हम टर्म यहाँ पे बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि हर एक टर्म में सारा इनपुट है कि नहीं। तीनों इनपुट है अगर तो वो कैनोनिकल फॉर्म कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि इस टर्म में भी ए बी सी है, इस टर्म में भी ABC है और इस टर्म में भी ABC है, यानी तीनों टर्म में हमारा तीनों इनपुट अवेलेबल है। तो इसी तरह का जो फॉर्म बनेगा उसे हम कैनोनिकल फॉर्म बोलेंगे। यहाँ पे कैनोनिकल फॉर्म में हमें SOP भी पढ़ना है और POS पढ़ना है। तो SOP और POS किसे कहते हैं वो देख लीजिए। तो SOP जो होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, और जो POS होता है उसका फुल फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ सम होता है। SOP का मतलब है कि जो हमारे पास हर एक टर्म है वो जुड़ा रहेगा सम से, और जो टर्म है उसके अंदर के जो एलिमेंट है वो प्रोडक्ट से जुड़े रहेंगे। ठीक है, यानी इसे आप इजी में समझें तो हर एक टर्म को लीजिए, यानी हर एक टर्म को लिए और हर एक टर्म को प्लस से यानी सम से हम यहाँ पे ज्वाइन कर दिए, और जो हर एक टर्म को अगर अंदर की ओर देखें तो इसमें जो हर एक इनपुट है वो हम प्रोडक्ट से ज्वाइन कर दिए। तो इस टाइप से हम इसे SOP बोल सकते हैं। और कैनोनिकल SOP यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसे हम बोलें तो कैनोनिकल में हम जानते हैं कि जो हर एक टर्म है उसमें हर एक इनपुट अवेलेबल होगा, और SOP क्या होगा कि हर एक जो टर्म होगा वो प्लस से ज्वाइन होगा और टर्म के अंदर प्रोडक्ट से ज्वाइन होगा। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को कैनोनिकल SOP बोलते हैं। कैनोनिकल SOP को मिनिमाइजेशन ऑफ मीन टर्म बोलते हैं, जिसका जो सिंबल है वो सिग्मा से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट इसी में है कैनोनिकल POS। POS में हम लोग हर एक टर्म को प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कि हर एक टर्म जो दिया हुआ है उसे हम प्रोडक्ट किए हैं, और जो हर एक टर्म है उसके अंदर जो भी इनपुट आया है उसे हम सम किए हैं, यानी POS। पहले हम प्रोडक्ट कर रहे हैं उसके बाद हम सम कर रहे हैं। ABC इनपुट आया है इसको हम सम किए, और जो यहाँ पे 2 टर्म यहाँ पे बन रहा है उस पूरे टर्म को प्रोडक्ट कर रहे हैं डॉट से। तो इस तरह के फॉर्म को हम, इस तरह के एक्सप्रेशन को हम कैनोनिकल POS बोलते हैं। कैनोनिकल इसलिए क्योंकि हर एक टर्म में यहाँ पे तीनों इनपुट अवेलेबल है। इसे हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ मीन टर्म भी बोलते हैं, जिसे हम पाई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम देखें स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन टर्म दैट डज नॉट कंटेन ऑल वेरिएबल। मीन्स हर एक टर्म में कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों इनपुट अवेलेबल हो। मीन्स यहाँ पे अगर देखें कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इस तीनों टर्म में देखिए कि हर एक इनपुट अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह के फॉर्म को, इस तरह के एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। यहाँ पे भी SOP और POS होता है, जिसे हम स्टैंडर्ड SOP और स्टैंडर्ड POS के रूप में देखते हैं। इसमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें देखिए कि यहाँ पे SOP जो है वो उसे हम बोल रहे हैं जो हर एक टर्म सम से यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पे हर एक टर्म के बीच में प्रोडक्ट दिया हुआ है, और इसे हम स्टैंडर्ड इसलिए बोल रहे हैं कि हर एक टर्म में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हर एक
इनपुट अवेलेबल हो। मीन्स यहाँ पे देखिए BC सिर्फ अवेलेबल है, A अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। इसलिए जो एक्सप्रेशन है वो स्टैंडर्ड SOP हो गया। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड POS। स्टैंडर्ड POS में POS को देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट किया गया है हर एक टर्म को, और जो एक टर्म है उसके अंदर सम किया गया है। सेम एज स्टैंडर्ड क्या होता है कि हर एक इनपुट जो होता है, मीन्स हर एक टर्म जो होता है उसमें सारा इनपुट अवेलेबल होना जरूरी नहीं है, तो इसलिए इसमें AB है लेकिन C नहीं है। यहाँ पे जो फंक्शन था उसमें इनपुट आ रहा था ABC, बट यहाँ पे C इनपुट नहीं है, तो इसलिए हम इसे स्टैंडर्ड POS बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कैनोनिकल फॉर्म। यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सा फॉर्म है जो कैनोनिकल फॉर्म है। तो कैनोनिकल फॉर्म में आप जानते हैं कि हर एक टर्म जो है उसमें हर एक इनपुट होना जरूरी है, यानी फंक्शन में जो भी हमारे पास इनपुट आ रहा है वो हर एक टर्म में अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कि एक टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, इसमें हर एक इनपुट अवेलेबल नहीं है, इसलिए यह कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। यहाँ पे देखिए ABC तीनों है, इसे एक सिंगल टर्म के जैसा ट्रीट किया जा रहा है, यानी ब्रैकेट लगा दिया गया तो एक सिंगल टर्म बन गया, इसलिए यहाँ पे कैनोनिकल फॉर्म ही हो जाएगा। मीन्स इसमें सिंगल टर्म ही है यहाँ पे, और यहाँ पे सारा इनपुट अवेलेबल है ABC, इसलिए यह कैनोनिकल फॉर्म है। यहाँ पे सिंगल टर्म के अंदर जो ऑपरेशन किया गया है वो प्लस से किया गया है, मीन्स सम से किया गया है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं POS। मीन्स सम जो है वो टर्म के अंदर किया गया है, इसलिए इसे हम POS बोल रहे हैं। मीन्स कैनोनिकल POS इसे बोला जा सकता है। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में भी ABC इनपुट दिया गया है। इसमें जो है 3 टर्म दिया गया है। 3 टर्म में आप देखिए कि तीनों टर्म में जो तीनों इनपुट है मीन्स ABC है वो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यह कैनोनिकल फॉर्म नहीं होगा, यह स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। नेक्स्ट देखें 4th नंबर। 4th नंबर में फंक्शन है जिसमें 3 इनपुट दिया गया है ABC। इसमें देखिए एक टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, इसमें तीनों टर्म में देखिए तो हर एक टर्म में तीनों इनपुट अवेलेबल है, इसलिए इसे हम कैनोनिकल फॉर्म बोलेंगे। यहाँ पे जो कैनोनिकल फॉर्म बन रहा है वो SOP के माध्यम से बन रहा है। मीन्स हर एक टर्म को आपको सम यहाँ पे दिखाया जा रहा है और टर्म के अंदर प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है। मीन्स हर एक टर्म के अंदर प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है और हर एक टर्म को प्लस से यानी सम किया जा रहा है यहाँ पे, तो इसलिए कैनोनिकल SOP हो गया। नेक्स्ट है 5th नंबर। 5th नंबर में एक फंक्शन है, इसमें ABC दिया गया है। यहाँ पे भी देखिए 2 टर्म दिया गया है, पहला और यहाँ पे दूसरा टर्म। इसमें आप देखिए कि फंक्शन में 3 इनपुट आया है, बट यहाँ पे किसी भी टर्म में तीनों इनपुट अवेलेबल नहीं है, इसलिए यह कैनोनिकल फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर। 6 नंबर में एक फंक्शन है जिसमें 2 ही इनपुट है, मीन्स A एंड B। यहाँ पे 2 टर्म है और दोनों टर्म में यह दोनों इनपुट अवेलेबल है, इसलिए यह कैनोनिकल फॉर्म होगा। और कौन सा कैनोनिकल होगा? SOP होगा, क्योंकि हर एक टर्म को सेपरेट प्लस से किया जा रहा है और जो सिंगल जो टर्म है उसके अंदर प्रोडक्ट किया जा रहा है, इसलिए यह कैनोनिकल SOP हो गया। नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर में जो फंक्शन दिया गया है उसमें इनपुट आ रहा है ABC। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म है और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हर एक टर्म है उसमें सारा इनपुट अवेलेबल है, मीन्स ABC तीनों अवेलेबल है, इसलिए यह कैनोनिकल फॉर्म बन जाएगा। कैनोनिकल के साथ साथ यह कौन सा फॉर्म होगा? कैनोनिकल POS, क्योंकि हर एक टर्म को यहाँ पे प्रोडक्ट से सेपरेट किया जा रहा है और सिंगल टर्म के अंदर सम को दिखाया जा रहा है, इसलिए यह कैनोनिकल POS है। नेक्स्ट एंड लास्ट देखें 8 नंबर, जिसमें लिखा हुआ है फंक्शन है जिसमें इनपुट है ABC। यहाँ पे एक्सप्रेशन के रूप में 2 टर्म दिया गया है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दोनों टर्म में सारा इनपुट अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट टर्म में तीनों इनपुट तो है, बट सेकेंड टर्म में यहाँ पे तीनों इनपुट नहीं है, मीन्स यहाँ पे C मिसिंग है, इसलिए यह कैनोनिकल फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें कि कौन कौन सा कैनोनिकल है। तो कैनोनिकल आपका जो होगा वो 2nd नंबर होगा, 4th नंबर होगा, 6th नंबर होगा एंड 7th नंबर होगा। यानी यह 4 एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है एक कैनोनिकल फॉर्म है, बाकी कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। तो ये हम लोग देखें कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में हम लोग सारा चीज़ देख चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे हैं बुलियन अलजेब्रा में बुलियन लॉ, बुलियन ऑपरेटर, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, लॉजिक गेट विथ ट्रूथ टेबल, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल सर्किट, कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये सारा टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे अच्छे से कवर करके जाइएगा। ये वीडियो अच्छे से देख लीजिए, रिपीट मोड में देख लीजिए, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है
कि जो भी इससे रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके फ्रेंड या फिर आपके रिलेटिव्स, आप उन तक भी ये वीडियो को पहुंचाइए। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।